गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज हम यूट्यूब पे आप लोगों की क्लास सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण यूनिवर्सल ग्रेविटेशन को लेकर के आ रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आप लोगों के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कहा जाने वाला चैप्टर है। मोस्ट ऑफ प्लैनेट्स, ग्रहों की गति। मोस्ट ऑफ प्लैनेट्स पहले हम देखेंगे, ग्रहों की गति देखेंगे, अर्थात कि ग्रहों की गति मतलब ग्रह आपका जो है कैसे मोशन करता है, कैसे चलता है, यही सारी चीजें आपको बताएंगे। सबसे पहले पहला पॉइंट हमारा है मोस्ट ऑफ प्लैनेट, मतलब मोशन ऑफ प्लैनेट्स, मतलब आपकी जो होती है ग्रहों की गति। क्या भैया? ग्रहों की गति, ग्रहों की गति। ठीक है, क्या होता है? ग्रहों की गति। मोशन ऑफ प्लैनेट्स, मोशन ऑफ जो है हमारा प्लैनेट्स, इसको देखते हैं। आपका ग्रह किस तरीके से सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है, घूमता रहता है, यही चीजें आज हमको देखना है। फिगर के साथ, डेरिवेशन के साथ इसको हम पढ़ेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स बताएंगे आपको कैसे क्या क्या सॉल्व किए जाएंगे, उसमें कौन से फार्मूले यूज होंगे, यही सारी चीजें हमको एकदम स्पष्ट से पढ़ना है। आकाश में सूर्य के चारों ओर, आकाश जो है हमारा, वहां सूर्य के चारों ओर कुछ आकाशीय पिंड अपनी अपनी कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं। आकाश में सूर्य के चारों ओर, आकाश में सूर्य के चारों ओर कुछ आकाशीय पिंड, आकाश में सूर्य के चारों ओर कुछ आकाशीय पिंड, आकाश में सूर्य के चारों ओर कुछ आकाशीय पिंड अपनी अपनी कक्षाओं में, आकाश में सूर्य के चारों ओर कुछ आकाशीय पिंड, आकाश में सूर्य के चारों ओर कुछ आकाशीय पिंड अपनी अपनी कक्षाओं में परिक्रमण करते रहते हैं। ठीक है भाई, अपनी अपनी कक्षाओं में परिक्रमण करते रहते हैं। इन पिंडों को हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। आकाश में सूर्य के चारों ओर कुछ आकाशीय पिंड अपनी अपनी कक्षाओं में, अपनी अपनी कक्षाओं में परिक्रमण करते रहते हैं। परिक्रमण, परिक्रमण करते रहते हैं। इन पिंडों को हम ग्रह कहते हैं। परिक्रमण करते रहते हैं, इन पिंडों को क्या कहा जाता है? ग्रह कहा जाता है। परिक्रमण करते रहते हैं, इन पिंडों को क्या कहते हैं भैया? ग्रह कहते हैं। इन पिंडों को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। इन पिंडों को क्या कहेंगे? ग्रह कहेंगे, ग्रह कहते हैं। ठीक है, आकाश में सूर्य के चारों ओर कुछ आकाशीय पिंड अपनी अपनी कक्षाओं में परिक्रमण करते रहते हैं। इन पिंडों को हम ग्रह कहते हैं। मोशन ऑफ प्लैनेट्स के नाम से जानते हैं, ग्रहों की गति के नाम से। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण यूनिवर्सल ग्रेविटेशन इस लेसन का नाम है, इस चैप्टर का नाम है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर चैप्टर्स, आप सभी के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है आपका मोशन यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, जिसमें ग्रहों की गति हमने अभी पढ़ा कि आखिर ग्रहों की गति क्या होती है। सूर्य के कितने ग्रह हैं? 9 ग्रह हैं। सूर्य के अगर हम डिस्टेंस के हिसाब से देखेंगे, दूरी के हिसाब से देखेंगे, तो कितने ग्रह हैं भैया? 9 ग्रह हैं। कौन कौन से आपके? सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? बुध। सूर्य के सबसे नजदीकी कौन सा ग्रह है आपका? बुध है। बुध को इंग्लिश में क्या कहते हैं पता है? बुध को इंग्लिश में भैया क्या कहा जाता है? बुध को इंग्लिश में मरकरी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मरकरी के नाम से जानते हैं। सबसे आपका नजदीकी ग्रह, सूर्य के सबसे पास वाला ग्रह है। इसके बाद कौन सा ग्रह है? शुक्र है। इसके बाद आपका कौन सा ग्रह है? शुक्र है। तीसरे नंबर पे आपका पृथ्वी है। शुक्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेनस। शुक्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेनस। और पृथ्वी को अर्थ कहा जाता है। और सबसे लास्ट वाला ग्रह कौन सा है आपका? प्लेटू। सबसे लास्ट वाला ग्रह कौन सा है भैया? प्लेटू है, जो कि अब ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा गया है। प्लेटू है जो सबके सबसे लास्ट में है। सूर्य के सबसे लास्ट वाली ग्रह आपका प्लेटू है। ठीक है, सबसे लास्ट मतलब 9 नंबर पर प्लेटू है, और सबसे पास वाला ग्रह आपका बुध है। अगला पॉइंट आता है हमारा उपग्रह। अगला पॉइंट हमारा क्या आता है भैया? उपग्रह। उपग्रह को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? उपग्रह को इंग्लिश में कहा जाता है सैटेलाइट्स। क्या कहा जाता है भैया? सैटेलाइट्स के नाम से जानते हैं। क्या, किस नाम से जानते हैं? सैटेलाइट्स के नाम से जानते हैं। क्लियर है यहां तक? किस नाम से जानते हैं? उपग्रह को इंग्लिश में, उपग्रह को इंग्लिश में हम सैटेलाइट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? सैटेलाइट्स के नाम से जानते हैं उपग्रह को इंग्लिश में। उपग्रह को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सैटेलाइट्स। एक क्या करता है? प्रत्येक ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाता है। मैंने अभी क्या कहा? ग्रहों की गति क्या है? जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाए। हमारा जो मेन बिंदु क्या हो? सूर्य हो।
और इसके चारों तरफ हमारा कौन से एक ग्रह जो घूमे, आपके जो पिंड आपके घूमते हैं, जैसे बुध हो गया आपका, फिर शुक्र हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, पृथ्वी हो गए, शनि हो गए, ये सारी चीजें जो आपकी चक्कर लगाती हैं ये क्या कहलाएंगी, ये आपकी ग्रह कहलाएंगी। उसी प्रकार से इन ग्रहों के चारों तरफ भी कुछ आकाशीय पिंड परिक्रमण करते हैं, इन पिंडों को हम क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। लिखो, प्रत्येक ग्रह के चारों ओर, प्रत्येक ग्रह के चारों ओर क्या करते हैं, कुछ आकाशीय पिंड परिक्रमण करते हैं। प्रत्येक ग्रह के चारों ओर, प्रत्येक ग्रह के चारों ओर कुछ आकाशीय पिंड परिक्रमण करते हैं। प्रत्येक ग्रह के चारों ओर आपके कुछ आकाशीय पिंड, प्रत्येक ग्रह के चारों ओर कुछ आकाशीय पिंड परिक्रमण करते हैं। इन पिंडों को क्या कहा जाता है, इन पिंडों को ग्रह कहा जाता है। प्रत्येक ग्रह के चारों ओर, प्रत्येक ग्रह के चारों ओर कुछ आकाशीय पिंड परिक्रमण करते हैं। इन पिंडों को क्या कहा जाता है भैया, इन पिंडों को क्या कहा जाता है, उपग्रह कहा जाता है। प्रत्येक ग्रह के चारों ओर कुछ आकाशीय पिंड परिक्रमण करते हैं, इन पिंडों को हम उपग्रह कहते हैं। आकाशीय पिंड क्या करता है, परिक्रमण करता है। परिक्रमण का मतलब घूमता है, परिक्रमण करता है। इन पिंडों को क्या कहा जाता है भैया, इन पिंडों को हमको क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। इन पिंडों को क्या कहेंगे, उपग्रह कहेंगे। इन पिंडों को उपग्रह कहते हैं, ठीक है, सैटेलाइट्स के नाम से जानते हैं, उपग्रह कहते हैं। ये क्या करते हैं, ग्रह के चारों तरफ परिक्रमण करते हैं। और ग्रह क्या करता है, सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण करता है। अब ध्यान देने वाली बात इसमें क्या है, अब इसमें ध्यान देने वाली बात हमारी क्या होगी, इसमें ध्यान देने वाली बात हमारे लिए क्या होगी, शनि के कितने उपग्रह हैं, 31। शनि के कितने उपग्रह हैं, 31। और बृहस्पति के सबसे ज्यादा है, बृहस्पति के सबसे ज्यादा है, कितने हैं, 63 है। कितने उपग्रह है बृहस्पति के, 63 है भैया। बृहस्पति के आपके 63 उपग्रह है। चंद्रमा का पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है, वह कौन सा है, चंद्रमा। वह कौन सा है, आपका चंद्रमा है। शनि के कितने हैं, 31 है। शनि के कितने हैं, 31 है, ठीक है, यहां तक क्लियर एकदम। प्लेटो का केवल एक ही उपग्रह है। इन सभी को मिला करके एक सौर परिवार बनता है। इन सबको मिलाते हैं, चाहे वह ग्रह हो, चाहे वह उपग्रह हो, चाहे जो है आपके जो भी होंगे, ये सभी चीजें आपस में मिल करके क्या बनाती हैं, एक सोलर फैमिली अर्थात सौर परिवार के नाम से जाने जाते हैं, सौर परिवार के नाम से क्या होते हैं, जाने जाते हैं। चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं। ग्रहों के गति के संबंधी कुछ नियम से दिए। कौन दिया था, केपलर्स नामक वैज्ञानिक हमारे एक थे, जिन्होंने बताया कि आखिर ग्रहों का गति किस प्रकार से होता है। उन्होंने 2 नियम दिया था, प्रथम नियम और द्वितीय नियम और तृतीय नियम, 3 नियम दिए थे। कितने नियम दिए गए थे, 3 नियम दिए गए थे। क्या क्या दिए गए थे, इसको लॉ ऑफ ऑर्बिट्स पहले नियम को कहा जाता है। लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, जिसको कक्षाओं का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, कक्षाओं का नियम कहते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं कक्षाओं के नियम की तरफ। एक कैपलर्स लॉ आपके एक वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा जो है 3 नियम दिया गया। इनके द्वारा 3 नियम दिया गया। ये तीनों लॉ जो है हमारे क्या क्या कहलाते हैं, इन सारे चीजों का बेसिक पॉइंट भी, इसमें कुछ डेरिवेशन भी है, उसको भी हम करेंगे। उसको भी हम क्या करते हैं भैया, करते हैं। पहला नियम क्या है भैया, प्रथम नियम आपका क्या है, प्रथम नियम है आपका कक्षाओं का नियम। प्रथम नियम क्या है, कक्षाओं का नियम। पहला नियम कक्षाओं का नियम, ठीक है। पहला नियम क्या है भैया, कक्षाओं का नियम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट्स के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स के नाम से भी जानते हैं। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं तथा सूर्य कक्षाओं के एक फोकस दूरी पर स्थित होता है। सभी ग्रह क्या होते हैं, सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं तथा सूर्य कक्षाओं की एक फोकस दूरी पर होता है। यह आपका नियम है। क्या है, सभी ग्रह आपके सूर्य के चारों ओर, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय, किस कक्षाओं में, दीर्घवृत्तीय। कक्षा का आपका किस टाइप का है, दीर्घवृत्तीय टाइप का है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं, दीर्घवृत्तीय
कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं। दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में क्या करते हैं? परिक्रमण करते हैं। ठीक है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार परिक्रमण करते हैं? दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं तथा सूर्य कक्षाओं के फोकस दूरी पर स्थित होता है। तथा जो है हमारा सूर्य कक्षाओं के फोकस दूरी पर स्थित होता है। तथा सूर्य कक्षाओं के एक फोकस दूरी पर स्थित होता है। कैसे स्थित होता है? एक फोकस दूरी पर स्थित होता है। ठीक है भैया, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं तथा सूर्य कक्षाओं के एक फोकस दूरी पर स्थित होता है। एक फोकस दूरी पर स्थित होता है। एक फोकस दूरी पर क्या होता है? स्थित होता है। ठीक है, एक कक्षाओं का नियम है। ये क्या कहलाता है? आपका कक्षाओं का नियम है, होता है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं तथा सूर्य कक्षाओं की एक फोकस दूरी पर स्थित होता है। तथा सूर्य कहाँ होता है स्थित? एक कक्षाओं के फोकस दूरी पर स्थित होता है। ठीक है, द्वितीय नियम क्या होता है? क्षेत्रफली वेग का नियम होता है। आपका सेकंड रूल्स क्या है? आपके द्वितीय नियम क्या है? द्वितीय नियम को किस नाम से और जाना जाता है? क्षेत्रफली वेग के नियम से नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? क्षेत्रफली वेग के नियम से नाम से जाना जाता है। और किस नाम से जाना जाता है भैया? क्षेत्रफली वेग का नियम। क्षेत्रफली वेग का नियम, इसको किस नाम से जानते हैं? क्षेत्रफली वेग के नियम से नाम से जानते हैं। लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी, क्या नाम जाना जाता है भैया? लॉ ऑफ आपका एरियल वेलोसिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एरियल वेलोसिटी, लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी के नाम से जाना जाता है। किस नियम को? द्वितीय नियम को। कौन सा नियम? आपका सेकंड, आपका जो नियम है, जो सेकंड रूल्स है, उसको क्षेत्रफली वेग का नियम किस नाम से जानते हैं? क्षेत्रफली वेग का नियम के नाम से जानते हैं। किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समयांतरालों में समान क्षेत्रफल पार करती है। किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समयांतरालों में समान क्षेत्रफल पार करती है, और अर्थात ग्रह सूर्य के कक्षाओं की एक फोकस दूरी पर स्थित होता है। अर्थात हमारा क्या होता है? अर्थात ग्रह का क्षेत्रफली वेग क्या होता है? नियत रहता है। अर्थात ग्रह का क्या होता है? क्षेत्रफली वेग नियत रहता है। किसी भी ग्रह का सूर्य से मिलाने वाली रेखा, किसी भी ग्रह का सूर्य से मिलाने वाली रेखा, किसी भी ग्रह का सूर्य से मिलाने वाली रेखा, किसी भी ग्रह का सूर्य से मिलाने वाली रेखा, ठीक है, किसी भी ग्रह का सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समयांतरालों में, किसी भी ग्रह का सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समयांतरालों में, समान समयांतरालों में, किसी भी ग्रह का सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समयांतरालों में समान क्षेत्रफल पार करती है। समान जो है आपका क्षेत्रफल, समान क्षेत्रफल पार करती है। क्या करती है? किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समयांतरालों में समान क्षेत्रफल पार करती है। समान समयांतरालों में समान क्षेत्रफल पार करती है। पार करती है मतलब आपका स्वीप, क्या करती है भैया? स्वीप करती है। क्या करती है? स्वीप करती है। समान समयांतरालों में समान क्षेत्रफल पार करती है। अर्थात ग्रह का क्षेत्रफली वेग क्या होता है? नियत रहता है। अर्थात जो ग्रह का क्षेत्रफली वेग होगा, जो ग्रह का क्षेत्रफली वेग होता है, वह क्या होता है? नियत होता है, स्थिर होता है। अर्थात ग्रह का क्षेत्रफली वेग, अर्थात ग्रह का आपका क्षेत्रफली वेग नियत रहता है। क्षेत्रफली वेग आपका नियत रहता है। ठीक है, कैसा रहता है? नियत रहता है। क्षेत्रफली वेग नियत रहता है। किसी भी ग्रह का सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समयांतरालों में समान क्षेत्रफल पार करती है। अर्थात ग्रह का क्षेत्रफली वेग स्वीप अर्थात नियत रहता है। अर्थात स्वीप आपका क्या करता है? नियत रहता है। ये आपका क्या कहलाता है? क्षेत्रफली वेग का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? क्षेत्रफली वेग का नियम कहलाता है। पहला नियम क्या है? कक्षाओं का नियम। द्वितीय नियम क्या है? क्षेत्रफली वेग का नियम। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताओ भाई तीनों में से कौन सा क्षेत्रफली वेग का नियम कहलाता है।
दे दिया जाएगा आपका प्रथम नियम, कक्षाओं का नियम, द्वितीय नियम आपका क्षेत्रफली, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, चतुर्थ नियम। कौन सा नियम कहलाएगा? तो आप लोग ऑब्जेक्टिव में लगाओगे, द्वितीय नियम को ही हम क्षेत्रफली वेग के नियम के नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। प्रथम नियम को कक्षाओं का नियम के नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स के रूल्स के नाम से जानते हैं। नियम क्या है दोनों? सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं तथा सूर्य कक्षाओं की एक फोकस दूरी पर स्थित होता है। द्वितीय नियम है आपका क्षेत्रफली वेग का नियम, लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी। किसी भी ग्रह का सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समयांतरालों में समान क्षेत्रफल पार करती है, अर्थात ग्रह का क्षेत्रफली वेग सुई जो होता है नियत रहता है। अर्थात ग्रह का क्या होता है? क्षेत्रफली वेग आपका नियत रहता है। इसके कुछ फिगर हैं, इसको बनाते हैं। इसके जो है आपके कुछ फिगर हैं, ये आपके क्या है भैया? कुछ फिगर हैं, इसको हम आपको बना के दिखाते हैं। हम क्या करते हैं? इसको बना के दिखाते हैं। इसके कुछ फिगर हैं, वो फिगर कैसे होंगे? ऐसे पहले आप एक बना लोगे, आपका वायुमंडल है, सारी चीजें ऐसे बना लो भाई, ठीक है? बनाओ भाई बनाओ, ऐसे बना लेते हैं, ठीक है? फिर आपका क्या होता है? यहाँ सूर्य मान लीजिए स्थित है। यहाँ क्या स्थित है? यहाँ आपका सूर्य मान लीजिए स्थित है। ये आपका सूर्य है। ये आपका क्या है भैया? ये आपका सूर्य है। ये आपका क्या है? ये आपका सूर्य है भाई। ये आपका ये आपका क्या है? सूर्य है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको बतानी होगी। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आखिर क्या होगी? यहाँ से यहाँ तक की आपकी डिस्टेंस क्या होगी भैया? ये चीजें आपको बतानी है। ये चीजें आपको क्या करनी है? बतानी है भाई। ये चीजें आपको क्या करनी होगी? बतानी होगी। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आखिर आपकी क्या होगी? ठीक है भैया, ये चीजें आपको क्या करनी है? बतानी है। इस यह कितना है? थीटा। यह कितना है भैया? थीटा है। यह कितना है? थीटा है। ठीक है, इसको हम डी थीटा लिख लेते हैं, थीटा नहीं डी थीटा है। ये आपका कितना है? इधर आपका, इसको हम थीटा के नाम से जानते हैं। ये आपका कितना है? थीटा है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? आर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? आर है। ये आपका ए है, ये आपका बी है। ये आपका ए है और ये आपका क्या है? बी है। ठीक है, ये आपका ए है और ये आपका, ये सूर्य से फोकस दूरी पड़ रही है, मतलब सूर्य से निकालने वाली जो किरण है वो पृथ्वी की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, वो पृथ्वी की तरफ पड़ रही है। मतलब क्या होगा? यही इसी में आपको स्पष्ट करना है, इसी में आपको बताना है। द्वितीय नियम यह बताता है कि जब ग्रह सूर्य के दूरस्थ अर्थात फारतेस्ट होता है तो उसका वेग क्या होता है? न्यूनतम होता है। उसका वेग किस प्रकार से होगा? जब सूर्य आपका दूर होगा तो उसका वेग, उसका जो वेलोसिटी होगा वो कैसा होगा? वो न्यूनतम होगा। वह कैसा होगा? न्यूनतम। अब जब सूर्य के समीपस्थ नियरेस्ट होता है तो उसका वेग कैसा होता है? अधिकतम होता है। जब सूर्य के जो है समीपस्थ मतलब नियरेस्ट होता है तो उसका वेग किस प्रकार से होता है? अधिकतम होता है। दूर होने पर न्यूनतम, नजदीक होने पर, नियरेस्ट होने पर आपका अधिकतम। ये चीजें आपको ध्यान देनी है। ये चीजें आपको क्या करनी है भैया? ध्यान देनी है। किसी भी ग्रह का सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल पार करती है, अर्थात ग्रह का जो क्षेत्रफली वेग होता है वह कैसा होता है? वह नियत होता है। वह कैसा होता है? वह नियत होता है। ठीक है, ये आपका फिगर है। इसी के हिसाब से एक डेरिवेशन सॉल्व करना है। एक डेरिवेशन हमको क्या करना है? सॉल्व करना है। वो क्या होगा? यदि कोई ग्रह किसी दिए हुए समयांतराल में, यदि आपका कोई ग्रह, यदि कोई ग्रह किसी दिए हुए समयांतराल में, यदि कोई ग्रह किसी दिए हुए, यदि कोई ग्रह किसी दिए हुए समयांतराल में, समयांतराल में, यदि कोई ग्रह किसी दिए हुए समयांतराल में, यदि कोई ग्रह हो, यदि आपका कोई ग्रह है जो कि किसी दिए हुए समयांतराल में डेल टी में ए से बी तक, डेल टी में ए से आपका बी तक, डेल टी में ए से कहां तक? बी तक, मतलब ए से आपका बी तक, ए से आपका बी तक जाता है। कहां से जाता है भैया? ए से बी की तरफ जाता है। ए से बी तक क्या करता है? जाता है। ए से बी तक आपका जाता है। ठीक है, कितने समय अंतराल में? डेल टी समय अंतराल में। कितने समय अंतराल में भैया? डेल टी समय अंतराल में ए से बी तक आपका जाता है। ठीक है,
ए से बी तक जाता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तथा उतने ही समयांतराल में, तथा जितना समय यहां से यहां तक जाने में लगता है, सेम वही उतना समय सी से डी तक जाता है। तथा उतने ही समय अंतराल में, तथा जो है उतने ही समय अंतराल में, उतने ही समय अंतराल में, उतने ही समय अंतराल में सी से डी तक, उतने ही समय अंतराल में सी से डी तक जाता है। सी से डी तक आपका, सी से डी तक क्या करता है, जाता है। सी से डी तक जाता है। क्लियर, सी से डी तक जाता है। तब क्षेत्रफली वेग के नियमानुसार क्या होगा, तब क्षेत्रफली वेग के नियमानुसार क्या होगा भैया, तब क्षेत्रफली वेग के नियमानुसार, तब क्षेत्रफली वेग के नियमानुसार क्या होगा, नियमानुसार क्या होगा भैया, ये बताना है। तब क्षेत्रफली वेग के नियमानुसार क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्षेत्रफल किसका निकालना होगा हमको, क्षेत्रफल ए एस बी का, क्षेत्रफल किसका निकालना होगा भैया, ए एस और बी का क्षेत्रफल हमको किसका निकालना होगा, ए एस बी का, इसको हम यस मान लेते हैं। क्षेत्रफल आपका किसका निकालना, ए यहां से यहां तक ए आपका, उसके बाद यस आपका और बी, एक इसका हो गया ए एस बी अपान क्या हो जाएगा, ए एस बी अपान डेल टी, ए एस बी अपान डेल टी इन इक्वल टू क्षेत्रफल और किसका निकालना होगा, एक त्रिभुज इधर भी दिख रहा है हमको, क्षेत्रफल एक और निकालना है भैया, त्रिभुज सी एस और डी का, सी एस डी अपान डेल टी, सी एस डी अपान क्या हो जाएगा, डेल टी हो जाएगा। दो क्षेत्रफल हमको ज्ञात करने हैं, एक क्षेत्रफल किसका निकालना है, ए एस और बी का, दूसरा क्षेत्रफल हमको किसका निकालना है, सी एस डी आपका डेल टी, सी एस डी अपान डेल टी। यहां तक एकदम क्लियर हो गया। अर्थात ग्रह के क्षेत्रफल ए एस बी तथा सी एस डी आपस में बराबर है। अर्थात हम अतः स्पष्ट कर सकते हैं, अतः हम एक चीज स्पष्ट कर सकते हैं, क्या स्पष्ट कर सकते हैं, वो चीजें क्या होंगी, अतः ग्रह का जो क्षेत्रफल होंगे, अतः ग्रह के क्षेत्रफल, अतः ग्रह के क्षेत्रफल, ग्रह के आपके क्षेत्रफल, ग्रह के क्षेत्रफल ए एस बी तथा सी एस डी, ग्रह के क्षेत्रफल ए एस बी, ग्रह के क्षेत्रफल ए एस बी तथा सी एस डी, तथा आपके सी एस डी आपस में क्या है, बराबर है, तथा सी एस डी आपस में क्या है भैया, बराबर है, जो कि नीचे आप देख रहे हो। क्षेत्रफल ए एस बी इन इक्वल सी एस डी बराबर कितना है आपके, क्षेत्रफल सी एस डी, मतलब आपका डेल टी हमारा कट गया, बचा क्या, क्षेत्रफल ए एस बी बराबर क्षेत्रफल सी एस डी, बराबर क्षेत्रफल सी एस डी। तो यही लिखना है, जो चीजें यहाँ बराबर हैं वही चीजें मैंने ऊपर लिखा था। ग्रह के क्षेत्रफल ए एस बी तथा सी एस डी आपस में क्या है, बराबर है, इक्वल है, आपस में बराबर है, ठीक है, आपस में बराबर है। अतः ग्रह के दो क्षेत्रफल हैं, ग्रह के आपके ए एस बी तथा सी एस डी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे, आपस में क्या होंगे भैया, बराबर होंगे। तो क्या होगा, कैपलर के द्वितीय नियम को क्षेत्रफली चाल के आधार के अतिरिक्त कोणीय संवेग के आधार पर भी व्यक्त किया जा सकता है। कोणीय संवेग के आधार पर भी इसको क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। क्षेत्रफली वेग के चाल के आधार के अतिरिक्त इसको हम कोणीय संवेग के आधार पर भी व्यक्त कर सकते हैं। एक ग्रह सूर्य के परितः दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण कर रहा है, जिसका फोकस दूरी क्या है, जिसकी फोकस सूर्य यस की स्थिति में, यस की स्थिति में माना किसी क्षण टी पर ग्रह की स्थिति क्या होगी, ए है, जिसके यस के सापेक्ष ध्रुवीय निर्देशांक पोलर कंडीशन जिसको बोलते हैं, पोलर आपका कोऑर्डिनेट्स मतलब आपकी आर है, मतलब आपकी जो त्रिज्या कितनी है, आर है, ठीक है, और थीटा है, मतलब या तो उसको आर बोल सकते हो या थीटा बोल सकते हो। अंतराल में त्रिज्या रेखा यस द्वारा पार कर जाती है, स्वीप कर जाती है, तब क्या होगा, तब आपका क्या होगा भैया, तब आपका क्या होगा, इसको नीचे वाले को हटा देते हैं, नीचे वाले को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। तब क्या हो सकता है, तब आपका क्या हो सकता है भैया, तब आपका क्या हो सकता है, इस प्रकार हमारा क्या होगा, जबकि कोण बी एस ए बी मैंने अभी बताया था, मैंने बताया कि यदि सूक्ष्म समयांतराल डेल टी में एक अनंत सूक्ष्म समयांतराल, एक अनंत
एक आपका अनंत सूक्ष्म, एक अनंत आपका सूक्ष्म समयांतराल, एक अनंत सूक्ष्म समयांतराल, एक अनंत सूक्ष्म समयांतराल dt में ग्रह की स्थित, ग्रह की स्थित, ग्रह की पोजीशन, ग्रह की जो आपकी पोजीशन होगी, ग्रह की स्थित जो होगी किस प्रकार से होगी, ग्रह की स्थित ए में, ग्रह की स्थित आपकी ए से स्थित बी, ए से स्थित बी, ग्रह की स्थित ए से बी, ए से बी में पहुंच जाता है। क्या करता है? में आपका पहुंच जाता है, में आपका क्या करता है? पहुंच जाता है भैया, में पहुंच जाता है। एक अनंत सूक्ष्म समयांतराल dt में ग्रह की स्थिति a से b की तरफ हमारा क्या होता है? पहुंच जाता है। a से b तक क्या करता है? पहुंच जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। जबकि कोण BSA, जबकि हमारा जो है कोण BSA बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? d थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? d थीटा। इस समय अंतराल यस ए द्वारा क्या करती है? स्वीप कर जाती है, स्विफ्ट कर जाती है, पार कर जाती है। इसमें क्या करती है? इतने में वह पार कर जाती है। तब क्या होगा? डी ए इक्वल टू हो जाएगा आपका वक्रीय त्रिभुज, डी ए इक्वल टू हो जाएगा वक्रीय त्रिभुज, डी ए इक्वल टू वक्रीय त्रिभुज एस ए बी का क्षेत्रफल, एस ए बी का क्षेत्रफल, वक्रीय त्रिभुज एस ए बी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसका फार्मूला 1/2 इंटू ए बी, 1/2 इंटू ए बी, और क्या हो जाएगा? इंटू एस ए, 1/2 इंटू ए बी इंटू एस ए, मतलब आपकी 1/2 लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, एल इंटू एल, ऊंचाई चाहे चौड़ाई कहो चाहे ऊंचाई बोलो। ठीक है, 1/2 ए बी, ए और बी आपकी, और आपका क्या हो जाएगा? यस ए, मतलब यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी। मैंने अभी बताया था यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, मैंने अभी बताया था आप लोगों को यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? आर डी थीटा। कितनी है भैया? 1/2 ब्रैकेट में आर डी थीटा इंटू आर हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगी? रेडियस आर हो जाएगा। मतलब यहां से यस से और ए के बीच का डिस्टेंस कितनी है? आर है, और यहां से यहां तक के बीच की डिस्टेंस कितनी है? देखिए डी थीटा है। कितनी है? डी थीटा है। ठीक है, आर आपकी मतलब ए भी है, ए भी है आपका, और क्या है? डी थीटा भी है। तो आर डी थीटा इंटू आर बराबर क्या हो जाएगा? 1/2, एक आर यहाँ पे है, एक आर यहाँ पे है, तो आर का स्क्वायर इंटू डी थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/2 आर का स्क्वायर इंटू डी थीटा। ठीक है, ग्रह का तत्कालिक क्षेत्रफली वेग, ग्रह का जब हम इस पे क्या करेंगे? अतः ग्रह का तत्कालिक क्षेत्रफली वेग, अतः ग्रह का तत्कालिक क्षेत्रफली वेग, अतः आपका ग्रह का तत्कालिक क्षेत्रफलीय वेग, अतः ग्रह का जो है आपका तत्कालिक क्षेत्रफली वेग कितना होगा? अतः ग्रह का आपका तत्कालिक क्षेत्रफली वेग, ऊपर लिख लेते हैं, अतः ग्रह का तत्कालिक, अतः ग्रह का तत्कालिक क्षेत्रफलीय वेग, तत्कालिक क्षेत्रफली, अतः ग्रह का तत्कालिक क्षेत्रफलीय वेग, अतः ग्रह का तत्कालिक क्षेत्रफली वेग कितना होगा? अतः ग्रह का तत्कालिक क्षेत्रफली वेग कितना होगा भैया? डी ए अपॉन डी टी, डी ए अपॉन डी टी इन इक्वल टू 1/2, इन इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी, आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी। तो हम और आगे बढ़ते हैं, जब इसको हम डी थीटा अपॉन डी टी, डी थीटा अपॉन डी टी, ये हमारा क्या कहलाएगा? कोणीय वेग भी कहलाता है, ये हमारा क्या कहलाता है? कोणीय वेग कहलाता है। तो हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर ओमेगा, ओमेगा आर स्क्वायर क्या कहलाएगा भैया? ओमेगा कहलाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसको क्या कह लेते हैं भैया? समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। डी ए अपॉन डी टी 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी। इसका जब हम अवकलन करते हैं थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब इसका हम अवकलन करेंगे, इसका जो है डिफरेंशियल निकालेंगे, तो हमारा क्या हो? डी थीटा अपॉन डी टी को हम ओमेगा कहते हैं। क्या कहते हैं? ओमेगा कहते हैं। ये चीजें मैं बताऊंगा जब सर्कुलर मोशन पढ़ाऊंगा, जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि आखिर एक कोणीय वेग क्या होता है।
ये आखिर आपका कोणीय वेग क्या होता है। तो उसी के द्वारा डी थीटा अपान डी टी के द्वारा ही हमारा ओमेगा आया है। ओमेगा बराबर डी थीटा अपान डी टी, समय के सापेक्ष अवकलन करने पर आपका जो है ओमेगा कोणीय वेग निकल के आया है 1/2 आर स्क्वायर ओमेगा। समीकरण नंबर 1। यह ग्रह का क्या है, कोणीय वेग है। यह ग्रह का क्या है भैया, यह ग्रह का कोणीय वेग है। यह ग्रह का क्या है भैया, कोणीय वेग है। क्या है, कोणीय वेग है। यह ग्रह का कोणीय वेग है। यह आपके ग्रह का क्या होगा, कोणीय वेग होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर। जबकि ग्रह हमारा सूर्य यश के परितः, जबकि ग्रह सूर्य के यश के परितः, सूर्य आपके यश के परितः कोणीय संवेग जे, यश के परितः कोणीय आपका संवेग क्या है, जे, कोणीय संवेग जे है। तथा ग्रह का द्रव्यमान ए है। तथा ग्रह का द्रव्यमान क्या है भैया, तथा ग्रह का द्रव्यमान ए, तथा ग्रह का द्रव्यमान हमारा क्या है, ए। तथा ग्रह का द्रव्यमान क्या है आपका, ए। तथा ग्रह का द्रव्यमान क्या है, ए सॉरी ए नहीं यम है। तथा ग्रह का द्रव्यमान क्या है, यम है। तब क्या होगा, जब ग्रह का द्रव्यमान आपका यम होगा तब क्या हो सकता है, तो हो जाएगा हमारा J = I ओमेगा। J = I ओमेगा, या ओमेगा या I बराबर होता है, mr²। I बराबर क्या हो जाएगा भैया, mr² ओमेगा। mr² आपका ओमेगा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, mr² ओमेगा। ये आपका समीकरण नंबर आपका 2 हो गया। ये क्या हो गया, समीकरण नंबर आपका 2 हो गया। समीकरण आपका क्या हो गया, 2 हो गया। इक्वेशन आपका 2 हो गया। I बराबर mr², ग्रह का सूर्य के परितः तत्कालिक जड़त्व त्वरण है, जड़त्वीय त्वरण। इसको किस नाम से जानते हैं, I को जड़त्वीय त्वरण के नाम से जानते हैं। ये आपका क्या है, ये आपका जड़त्वीय त्वरण है। ये आपका क्या है भैया, ये आपका I बराबर mr² जड़त्वीय त्वरण है। क्या है, जड़त्वीय त्वरण है। जहां लिख लीजिए, जहां I बराबर mr², जहां I बराबर mr² क्या है, mr² आपका जड़त्वीय त्वरण है। mr² आपका क्या है, जड़त्वीय त्वरण है। mr² आपका क्या है, जड़त्वीय त्वरण। तब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से अगर हम देखते हैं, समीकरण 1 व समीकरण 2 को अगर हम आपस में देखते हैं, तब हमारा क्या हो सकता है, तब हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, dA/dt इन इक्वल टू हो जाएगा J/2m। J/2m क्या हो जाएगा भैया, 2m हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये भी चीजें हम बता देते हैं आपको। यहाँ बराबर, यहाँ आपका है mr² ओमेगा। यहाँ क्या है आपका, mr² आपका ओमेगा, mr² आपका ओमेगा है। तो हम क्या करते हैं, समीकरण इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है, dA/dt = 1/2 r² ओमेगा। क्या है हमारा फर्स्ट आपका इक्वेशन, 1/2 r² इंटू ओमेगा। r² ओमेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ भी r² ओमेगा है और यहाँ भी r² ओमेगा है। r² ओमेगा आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। आपस में क्या हो जाएंगे भैया, कट जाएंगे। यहाँ j है, यहाँ मैंने j रख दिया, j, और बचा मेरे पास क्या, और मेरे पास क्या क्या बचे हैं भैया, एक आपका 2 बचा है, एक आपका m बचा है। तो J/2m और dA/dt हमारा बचा ही है, नहीं कटा है, तो dA/dt = J/2m हो जाएगा। ये थर्ड नंबर का पॉइंट हो गया। ये क्या नंबर का पॉइंट हो गया, ये थर्ड नंबर का पॉइंट हो गया। ये आपका ग्रह का क्षेत्रफली वेग, ग्रह का जो आपका क्षेत्रफली वेग है, ग्रह का क्षेत्रफलीय वेग, ग्रह का आपका क्षेत्रफलीय वेग dA/dt, dA/dt क्या है, नियत है। क्या है भैया,
नियत है। ग्रह का क्षेत्रफली वेग dA/dt क्या है, आपस में नियत है। केपलर के द्वितीय नियम के अनुसार ग्रह क्षेत्रफली वेग हमारा नियत है, या क्या कहता है, केपलर का द्वितीय नियम कह रहा है, या क्या कह रहा है, केपलर का द्वितीय नियम कह रहा है। ग्रह का क्षेत्रफली वेग क्या होता है, नियत रहता है। केपलर का द्वितीय नियम, ये सेकेंड लॉ आपका कह रहा है, किसका, केपलर का। केपलर का द्वितीय नियम कह रहा है क्या, केपलर का, इससे स्पष्ट हो गया, सिद्ध हो गया कि ग्रह का क्षेत्रफलीय वेग क्या होता है, नियत होता है, dA/dt। अतः समीकरण 3 के अनुसार, अतः जो हमारा समीकरण 3 आया है, इसके अनुसार ग्रह का कोणीय वेग j भी नियत होगा। ये अगर हमारा क्षेत्रफली वेग नियत होगा तो स्पष्ट हो गया, इससे स्पष्ट होता है कि हमारा कोणीय वेग भी j, कोणीय वेग आपका j भी नियत होगा। कोणीय वेग j भी क्या होगा भैया, नियत होगा। कोणीय वेग j भी नियत होगा। कोणीय वेग j भी क्या होगा, नियत है। कोणीय वेग हमारा j क्या है भैया, नियत है। केपलर का द्वितीय नियम कोणीय संवेग के तुल्य होता है। एग्जाम कभी कभी हमको ऑब्जेक्टिव में पूछ भी लिया जाता है कि केपलर का द्वितीय नियम किसके तुल्य है। केपलर का द्वितीय नियम कोणीय संवेग के तुल्य है। किसके समान है, पूछेगा केपलर का द्वितीय नियम किसके समान है, तो आप लोग बताओगे केपलर का द्वितीय नियम किसके समान है। केपलर का द्वितीय नियम कोणीय संवेग के समान है। केपलर का द्वितीय नियम किसके समान है, केपलर का द्वितीय नियम कोणीय संवेग के समान है। केपलर का द्वितीय नियम किसके समान है, कोणीय संवेग के समान है, कोणीय संवेग के समान है। ठीक है भैया, केपलर का द्वितीय नियम कोणीय संवेग के समान है। ये अक्सर पूछता रहता है एग्जाम में, समान है, ये अक्सर आपके एग्जाम में पूछता रहता है। केपलर का द्वितीय नियम किसके समान है, कोणीय संवेग के समान है। फिर तृतीय नियम क्या है, तृतीय नियम को हम बोलते हैं परिक्रमण काल का नियम। तृतीय नियम क्या कहलाता है, थर्ड लॉ आपका क्या कहलाएगा, परिक्रमण कालों का नियम कहलाएगा। क्या कहलाएगा भैया, लॉ ऑफ क्या कहलाता है, लॉ ऑफ पीरियोड्स। किसी भी ग्रह का सूर्य के परितः परिक्रमण काल का वर्ग उसकी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, सेमी मजोर कंडक्टर तृतीय घाती के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी भी ग्रह का सूर्य के परितः परिक्रमण काल का वर्ग उसकी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ये तृतीय नियम कहता है। कौन सा नियम कहता है, ये तृतीय नियम कहता है भैया। ये कौन सा नियम कहता है, ये आपका तृतीय नियम कहता है। ये कौन सा नियम कहता है, ये तृतीय नियम कहता है। ये तृतीय नियम, तृतीय नियम को क्या कहा जाता है, तृतीय नियम भी लिख लेते हैं। तृतीय नियम को क्या कहा जाता है, तृतीय नियम, केपलर का तृतीय नियम भैया। तृतीय नियम को क्या कहा जाता है, परिक्रमण कालों का नियम। क्या कहा जाता है, परिक्रमण कालों का नियम, परिक्रमण कालों का नियम। ठीक है, परिक्रमण कालों का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है, परिक्रमण कालों का नियम कहलाता है। क्या कहलाएगा भैया, परिक्रमण कालों का नियम कहलाएगा, परिक्रमण कालों का नियम कहलाएगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक, परिक्रमण कालों का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है, परिक्रमण कालों का नियम, लॉ पीरियोड्स कहलाता है। ठीक है, किसी भी ग्रह का सूर्य के परितः, 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 किसी भी ग्रह का सूर्य के परितः परिक्रमण काल का वर्ग, किसी भी ग्रह का सूर्य के परितः परिक्रमण काल, किसी भी ग्रह का सूर्य के परितः जो है आपका परिक्रमण काल, परिक्रमण काल, किसी भी ग्रह का सूर्य के परितः परिक्रमण काल, अर्थात एक पूरा चक्कर लगाने का समय। परिक्रमण काल मतलब क्या होता है, एक पूरा चक्कर, इस पूरे गोले अभी जो मैंने बनाया था उसको पूरा लगाने का समय। एक पूरा चक्कर, एक पूरा चक्कर, परिक्रमण काल से क्या तात्पर्य है, एक पूरा चक्कर लगाने का समय। एक पूरा चक्कर जो होता है उसको लगाने का समय, लगाने का समय, एक पूरा चक्कर लगाने के समय। किसी भी ग्रह का सूर्य के परितः परिक्रमण काल का वर्ग, परिक्रमण काल का
वर्ग, किसी भी ग्रह का सूर्य के परितः परिक्रमण काल का वर्ग उसकी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के, उसकी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के, उसकी दीर्घ वृत्ताकार, उसकी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के, उसकी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के अर्धदीर्घज के, अर्धदीर्घज के अर्धदीर्घ अक्ष, अर्धदीर्घ अक्ष, अर्धदीर्घ अक्ष मतलब आपका सेमी मजोर इसको बोलते हैं। सेमी मजोर आपका क्या कहलाएगा? सेमी मजोर ऑर्बिट्स के नाम से जानते हैं। सेमी मजोर ऑर्बिट्स अर्धदीर्घ के क्या होता है? अर्धदीर्घ अक्ष की तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है, कि तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। तृतीय घात के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। उसके अर्धदीर्घ अक्ष के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। कैसे होता है? टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल ए का क्यूब, यही होता है तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती। टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल ए का क्यूब, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल ए का क्यूब होता है। क्या होता है भैया? टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल ए का क्यूब होता है। टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल ए का क्यूब होता है। टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल ए का क्यूब। टी हमारा क्या है? यह ग्रह का परिक्रमण काल है। यह ग्रह का क्या कहलाता है? परिक्रमण काल कहलाता है। यह ग्रह का क्या है? परिक्रमण काल है। यह ग्रह का परिक्रमण काल है। यह ग्रह का क्या है? परिक्रमण काल है। यह ग्रह का परिक्रमण काल है। क्या है भैया? ग्रह का परिक्रमण काल। यह ग्रह का क्या है? हमारा परिक्रमण काल है। यह ग्रह का क्या है? परिक्रमण काल है। यहां तक क्लियर हो गया? कोई दिक्कत यहां तक नहीं? यहां तक भैया कोई दिक्कत आप लोगों को? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि दीर्घ वृत्त के अर्धदीर्घ तथा अर्धलघु, अर्धदीर्घ हो गया और अर्धलघु, अर्धदीर्घ अर्धलघु, आपका बी हमारा क्या है? अर्धलघु है। और एक क्या है? अर्धदीर्घ। एक क्या है आपका? अर्धदीर्घ। ये क्या है आपका? अर्धदीर्घ। ये आपका अर्धदीर्घ है। किसी भी ग्रह का सूर्य के परितः परिक्रमण काल का वर्ग उसकी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के अर्धदीर्घ, देखो लिखा गया ना, अर्धदीर्घ अक्ष के तृतीय घात, अर्धदीर्घ कक्ष के परिक्रमण काल लिखा गया कि नहीं लिखा गया? परिक्रमण काल, टी हमारा परिक्रमण काल है, उसकी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के अर्धदीर्घ मतलब एक एक क्यूब है, उसकी तृतीय घात मतलब एक ही तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती का यह चिन्ह होता है। इसको प्रोपोर्शनल के नाम से जानते हैं। ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह होता है, जो कि मैंने इसके पहले वाली वीडियो यूट्यूब पे जो अपलोड किया है उसमें कुछ सिंबल मैथमेटिक्स के, कुछ सिंबल मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट सिंबल हैं जो कि आप सभी लोगों के लिए, वो सिंबल हमने यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है। उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। उसमें 90% सिंबल्स आपके मैथमेटिक्स से भी हैं, वही सिंबल्स आपके केमिस्ट्री हो गया चाहे फिजिक्स हो गया, आपको वही सिंबल्स इसमें भी देखने को मिलेंगे। तो वो चीज वीडियो आप जरूर देखिएगा और नोट्स में आप लोग लिख लीजिएगा। काफी सिंबल है, लगभग मान के चलिए 40 से 80 सिंबल होंगे, सॉरी 80 से 90 सिंबल, मतलब 80 से 90 सिंबल यही आपके साइंस में भी देखने को मिलते हैं। 80 से 90 यही सिंबल्स आपको क्या मिलेंगे? साइंस में भी देखने को मिलेंगे। यही सिंबल्स आपको मैथमेटिक्स में देखने को मिलेंगे। इसके पहले वाला वीडियो आप देखिएगा, शॉर्ट वीडियो है, उसी में है ये सारे सिंबल्स डाले गए हैं। ठीक है, ये सारे सिंबल्स क्या किए गए हैं? उसी में डाले गए हैं। इसको प्रोपोर्शनल, एक सिंबल ए भी है हमारा प्रोपोर्शनल, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह। इसको हम किस नाम से जानते हैं? अनुक्रमानुपाती के चिन्ह के नाम से जानते हैं। यह कौन सा नियम है? तृतीय नियम है। किसी भी ग्रह का सूर्य के परितः परिक्रमण काल का वर्ग उसकी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के अर्धदीर्घ अक्ष के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल ए का क्यूब, अर्धदीर्घज जहां हमारा अर्धदीर्घज ए है और टी हमारा क्या है? ग्रह का परिक्रमण काल है। टी हमारा क्या है? ग्रह का जो है परिक्रमण काल है। अब अगर इसको मुझे प्रूव करने की बात की जाए कि भाई ये चीजें आई कहां से हैं, ये प्रूव करके हमको दिखा दो कि आखिर ये टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल ए का क्यूब आया कहां से है, कहां से आपने इसको पाया। तो ये चीजें मैं अभी प्रूव करके आपको दिखा रहा हूं कि ये चीजें कहां से आई है।
चलो भाई इसको प्रूव कर देते हैं कि आखिर ये चीजें मुझे कहां से मिली, कहां से मैंने इसको प्राप्त किया। चलो भाई प्रूव करते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक आपका जो है वृत्त बना लेंगे ऐसे, ठीक है, एक ऐसे वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, इसको हम कितने भागों में डिवाइड कर देते हैं, 4 भागों में ऐसे डिवाइड कर देते हैं। कितने भागों में, 4 भागों में। यहाँ क्या बना लोगे, सूर्य बना लोगे। यहाँ आप जो है सूर्य ऐसे बना लो, ऐसे क्या बना लोगे, सूर्य। क्या बना लोगे भैया, सूर्य। इसको हम क्या मानते हैं, यस, ये आपका मूल बिंदु है, इसको ओ मानेंगे। यहाँ से और यहाँ तक की दूरी हमारी क्या कहलाएगी, बी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी क्या कहलाएगी, बी कहलाएगी। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी क्या कहलाएगी, ए कहलाएगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी क्या कहलाएगी भैया, ए कहलाएगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए आपकी कहलाएगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी क्या कहलाएगी भैया, ए कहलाएगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी ए कहलाएगी। लिखो, यदि दीर्घ वृत्त की अर्ध दीर्घ, यदि दीर्घ वृत्त की अर्ध दीर्घ, यदि दीर्घ वृत्त, यदि आपकी क्या भैया, यदि दीर्घ वृत्त, यदि दीर्घ वृत्त की अर्ध दीर्घ मतलब आधा, दीर्घ वृत्त की अर्ध दीर्घ, अर्ध दीर्घ, यदि दीर्घ वृत्त की अर्ध दीर्घ, अर्ध दीर्घ तथा, तथा भैया आपका अर्ध लघु, तथा आपका अर्ध लघु, तथा आपका क्या, अर्ध लघु। क्रमशः क्या है, अर्ध लघु क्रमशः आपके कौन कौन से हैं, ए तथा बी है। कौन है भैया, ए तथा बी है। क्या है, ए तथा बी है। अर्ध दीर्घ के लघु ए तथा बी है। तो दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपका दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल, तो आपका दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई ए बी, जो कि मैथमेटिक्स में आप लोगों को पढ़ा भी रहे हैं। क्षेत्रफल हम आप लोगों को क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफलन में। देख लो, यदि ग्रह का परिक्रमण काल, यदि ग्रह का परिक्रमण काल, यदि ग्रह का परिक्रमण, यदि ग्रह का परिक्रमण काल आपका क्या है, कैपिटल टी है। यदि ग्रह का परिक्रमण काल क्या हो, कैपिटल टी हो, तब ग्रह का परिक्रमण काल आपका कैपिटल टी हो, तब क्या हो सकता है, तो टी बराबर हो जाएगा, कैपिटल टी बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा भैया, दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल अपान क्षेत्रफली वेग हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल अपान क्षेत्रफलीय वेग, और इंटू क्या हो जाएगा, और इंटू आपका कुछ नहीं हो जाएगा, इंटू हमारा कुछ नहीं होगा। तो पाई ए बी, पाई ए बी हमारा अपान, पाई ए बी अपान क्या हो जाएगा, पाई ए बी अपान जो भी मैंने अभी सॉल्व किया था, जे अपान 2m क्षेत्रफली वेग, जो मैंने अभी क्षेत्रफली वेग के फार्मूले को सॉल्व किया था, पाई ए सॉल्व किया हूं, देख लीजिए, डी ए अपान डी टी इक्वल टू जे अपान 2m। लास्ट में थर्ड समीकरण है सेकंड रूल में, क्षेत्रफली वेग वाले रूल में, वही चीजें यहाँ लिखी गई हैं, क्षेत्रफली वेग और दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल, पाई ए बी अपान जे अपान 2m, पाई ए बी अपान जे अपान 2m। तो और इसका जब हम स्क्वायर इसका करेंगे, जब हम इसका क्या करेंगे भैया, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, अर्थात टी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 पाई का वर्ग, टी का स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई का वर्ग और एम का वर्ग इंटू आपका ए का वर्ग इंटू आपका बी का वर्ग अपान हो जाएगा क्या भैया, जे का वर्ग, अपान क्या हो जाएगा, जे का वर्ग हो जाएगा, अपान हमारा क्या हो जाएगा भैया, जे का वर्ग हो जाएगा। अब आप लोग पूछ रहे होंगे कि आखिर ए कैसे हो गया, तो भैया ये देख लीजिए कहां से हो गया, पाई ए बी है हमारा, पाई ए बी है, पाई ए बी, इसके नीचे कुछ नहीं 1 मान लेते हैं, और जे अपान 2m है, तो जे अपान 2m है, जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो 2m ऊपर चला जाएगा, जे आपका नीचे चला आएगा। तो यही चीजें यहाँ लिखी गई हैं, यही चीजें यहाँ लिखी गई हैं, पाई ए बी और 2m अपान आपका जे लिखा गया है, अपान आपका क्या लिखा गया है, जे लिखा गया है। जब हम इसका स्क्वायर करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, एक तरफ नहीं, स्क्वायर जब हम करेंगे दोनों तरफ करेंगे, क्योंकि हमारा रूल्स कह रहा है, रूल हमारा नियम कह रहा है, किसी भी ग्रह का सूर्य के परिता उसकी परिक्रमण काल का वर्ग, मतलब वर्ग में बता रहा है,
वर्ग का मतलब क्या होता है? स्क्वायर। जब हम परिक्रमण काल का वर्ग करते हैं तो दोनों तरफ वर्ग होंगे ना कि एक ही तरफ होंगे, इस तरफ भी होंगे। जब इस तरफ भी होंगे तो ये आपका, मैंने अभी सॉल्व किया था 4 आपका पाई ए बी 2m आया है, तो इधर टी स्क्वायर होगा, इधर आपका 2 दूनी 4, ए आपका पाई का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, एम का स्क्वायर, जो मैंने यहाँ किया है 4 पाई का स्क्वायर, एम का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर अपान जे का स्क्वायर हो गया। मतलब ये दोनों तरफ आपके क्या किए गए? स्क्वायर किए गए। ये क्या किए गए भैया? स्क्वायर किए गए। ये आपके दोनों तरफ क्या किए गए? स्क्वायर के रूप में बदले गए। लिख लीजिएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर? स्क्वायर करने पर। दीर्घ वृत्ताकार कक्षा का अर्ध, दीर्घ वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार क्या हो जाएगा? दीर्घ वृत्ताकार कक्षा का, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा का अर्धनाभिलंब इसको बोलते हैं। कक्षा का अर्धनाभिलंब, अर्धनाभिलंब इसको क्या बोले जाएंगे? अर्धनाभिलंब बोले जाएंगे। सेमीलेटस, सेमीलेटस रेक्टम, सेमीलेटस क्या बोलेंगे भैया? सेमीलेटस रेक्टम, सेमीलेटस रेक्टम, सेमीलेटस आपका रेक्टम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेमीलेटस रेक्टम इंग्लिश में इसको बोला जाता है। ये क्या है भैया? नाभिलंब है। क्या है? नाभिलंब है। तब क्या हो सकता है? तब हमारा हो सकता है, तब क्या हो सकता है भैया? एल स्मॉल एल बराबर हो जाएगा आपका बी का वर्ग अपान ए का वर्ग, बी का वर्ग अपान ए का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? बी का वर्ग अपान ए का वर्ग हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? किसके बराबर हो जाएगा भैया? आपके एल के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? आपके एल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक एकदम स्पष्ट हो गया, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। इसको हटा लेते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो और आगे बढ़ने पर हमको मिलेगा टी का स्क्वायर इन इक्वल टू 4 पाई का वर्ग, 4 पाई का वर्ग और आपका एम का वर्ग और आपका क्या है? ए का क्यूब, एल अपान हो जाएगा आपका जे का वर्ग अपान एक वर्ग अपान आपका जे का वर्ग। अब हम अगर इसको प्रूव करते हैं, अभी हम अगर इसको क्या करते हैं? प्रूव कर देते हैं, तो ये आपकी क्या है? टोटल ये आपकी ए का क्यूब है। ये आपकी क्या है भैया? ए का क्यूब है। तो यहाँ स्पष्ट होता हुआ टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल, ये सारी चीजें 4 पाई एम और एल और जे, ये सब चीजें हमारी क्या हो जाएंगी? ये सब चीजें हमारी प्रोपोर्शनल हो जाएंगी, अनुपात हो जाएंगी। ये सारी चीजें हमारी किस रूप में बदलने पर? अनुपात के रूप में बदलने पर यहाँ हो जाएगा आपका ए का क्यूब। यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया? ए का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि ये सभी राशियां क्या होंगी? ये सभी राशियां हमारी, यहाँ सभी राशियां बची हुई हमारी क्या है? नियत है। सभी राशियां हमारी बची हुई जो है वो सब क्या है? नियत है। सभी राशियां क्या है भैया? नियत है। नियत होने पर हटा दिए जाते हैं, नियत है इसलिए इनको हटा देने पर, यहाँ कर लो, इसलिए इनको क्या करेंगे? हटा देने पर, इसलिए इनको सबको हटा देने पर, हटा देने पर हमको क्या बचा रहता है? टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल ए का क्यूब बचता है। यही आपका तृतीय रूल होता है। यही आपका क्या कहलाएगा? तृतीय रूल कहलाएगा। यही आपका क्या कहलाएगा भैया? तृतीय नियम कहलाएगा। ये तृतीय नियम क्या कहलाता है? परिक्रमण कालों का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है? परिक्रमण कालों का नियम। क्या होता है? तीनों नियम एक बार फिर से देख लेते हैं। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं तथा सूर्य कक्षाओं की फोकस दूरी पर स्थित होता है। इसको हम कक्षा का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स के नाम से जानते हैं। किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समयांतरालों में समान क्षेत्रफल पार करती है, अर्थात ग्रह का क्षेत्रफली वेग नियत रहता है। इसको जो है हम लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी के नाम से जानते हैं, क्षेत्रफली वेग के नाम से जानते हैं, कोणीय संवेग के नाम से जानते हैं, dA/dt इक्वल टू J/2m। ये द्वितीय नियम हो जाएगा। तृतीय नियम क्या हो जाएगा? किसी भी ग्रह को सूर्य के परितः परिक्रमण काल का वर्ग उसकी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के अर्धदीर्घ अक्ष के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल ए का क्यूब, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल ए का क्यूब। यहाँ सभी राशियां आपस में नियत हैं, इसलिए सभी राशियों को हटा देने पर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर एल इंटू अपान जे का स्क्वायर, इन सबको हटा दिया जाएगा। हमारे पास सिर्फ एक ही चीजें बचेंगी, ए का क्यूब बचेगा, जो हमारा क्या है?
ए का क्यूब अभी मैंने बताया है, ए हमारा क्या है, ए हमारा अर्धदीर्घ, ए हमारा क्या है, अर्धदीर्घ है, परिक्रमण का ग्रह का अर्धदीर्घ अक्ष, एक कक्षा का अर्धदीर्घ अक्ष का घात है, इसलिए टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल ए का क्यूब यही प्रूव होता हुआ हमको दिख रहा है। ये तृतीय नियम कहलाएगा, ये तृतीय नियम कहलाएगा। इसको हम परिक्रमण कालों के नियम के नाम से भी जानते हैं। इसको किस और नाम से जानते हैं, परिक्रमण कालों के नियम से नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, परिक्रमण कालों के नियम के नाम से भी जानते हैं। क्लियर यहां तक। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण मैंने अभी आज क्या क्या पढ़े हैं, ग्रहों की गति, मोशन ऑफ प्लैनेट्स, ग्रह की गति क्या होगी, सभी ग्रह सभी आकाश में सूर्य के चारों ओर कुछ आकाशीय पिंड अपनी अपनी कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं, इन पिंडों को ग्रह कहते हैं। फिर मैंने बताया उपग्रह सैटेलाइट्स क्या होते हैं, प्रत्येक ग्रह के चारों ओर कुछ आकाशीय पिंड परिक्रमण करते हैं, इन्हें उपग्रह कहते हैं। तीनों नियम मैंने बताया कि पहला नियम आपका कक्षक का नियम कहलाता है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं तथा सूर्य कक्षाओं के फोकस दूरी पर स्थित होता है। द्वितीय नियम मैंने क्या बताया, द्वितीय नियम मैंने बताया क्षेत्रफली वेग का नियम, किसी भी ग्रह का सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल पार करती है, अर्थात ग्रह का क्षेत्रफली वेग नियत रहता है, d/dt = j/2m। तृतीय नियम मैंने क्या बताया, तृतीय नियम बताया परिक्रमण कालों का नियम, किसी भी ग्रह का सूर्य के परितः परिक्रमण काल का वर्ग उसकी दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्धदीर्घ अक्ष के तृतीय घात के अनुपाती होता है। टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल ए का क्यूब, यहाँ सभी राशियां नियत है, इसलिए इन सबको हटा दिया जाएगा। ये सारी चीजें मैंने अभी पढ़ा, अच्छे तरीके से मैंने समझा इसको। अब हम इसके आगे की तरफ हल्का सा चलते हैं। अब हम क्या करते हैं भैया, इसके आगे की तरफ हल्का से चलते हैं। केपलर के नियमों से कुछ न्यूटन ने नियम दिए थे, इन सब के नियमों को इन्होंने, तीनों नियमों को इन्होंने आपस में समझा और इन्हीं से न्यूटन नामक एक हमारे वैज्ञानिक थे, इन्होंने कुछ नियम, अपना भी कुछ नियम दिया था। इनका अपना नियम क्या था, एफ प्रोपोर्शनल एम अपान आर का स्क्वायर। एफ प्रोपोर्शनल क्या था, एम अपान आर का स्क्वायर। किस प्रकार था इनका, तीनों नियम से एक निष्कर्ष निकला था। न्यूटन ने तीनों नियमों को पढ़ा, केपलर के तीनों रूल्स को इन्होंने अच्छे से समझा और न्यूटन ने 3 निष्कर्ष दिए। ये 3 निष्कर्ष किससे दिए थे, एफ प्रोपोर्शनल एम अपान आर के स्क्वायर से, एफ प्रोपोर्शनल एम अपान आर के स्क्वायर से न्यूटन ने 3 निष्कर्ष दिए थे। क्या दिए थे, न्यूटन ने 3 निष्कर्ष दिए थे। ठीक है, वो तीनों निष्कर्ष क्या था, ग्रह पर एक अवकेंद्र बल कार्य करता है जिसकी दिशा सूर्य की ओर होती है। ग्रह पर एक अवकेंद्र बल कार्य करता है जिसकी दिशा सूर्य की ओर होती है। अभी पूछा जाएगा, जरा बताओ, जो ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करता है, घूमता रहता है, वो सूर्य की तरफ क्यों नहीं गिरता? क्या कभी आपने सोचा है? वो सूर्य के चारों तरफ ऐसे ऐसे घूमता रहता है, कभी आपने सोचा है वो सूर्य की तरफ गिरता क्यों नहीं है? क्योंकि यही नियम है, न्यूटन ने यहां स्पष्ट कर दिया कि एक ग्रह के जो घूम रहे हैं वो क्या उनमें एक बल कार्य करता है जिसको क्या कहा जाता है, अभिकेंद्र बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अभिकेंद्र बल कहा जाता है। कौन कहा था इसको, न्यूटन ने कहा था। ग्रह पर एक अभिकेंद्र बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव सूर्य की ओर होती है। फिर इन्होंने द्वितीय रूल्स में क्या बताया, यह बल ग्रह तथा सूर्य के दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। यह बल क्या होता है, ग्रह तथा सूर्य के दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है भैया। वो यह प्रोपोर्शनल 1/r का स्क्वायर। यह क्या होता है, यह बल ग्रह के द्रव्यमान, यह बल क्या होता है, यह बल जो है आपके ग्रह, यह बल ग्रह के सूर्य की दूरी के वर्ग के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। सॉरी, अनुक्रमा नहीं होगा क्योंकि 1/, है ना। अगर बटे में कोई चीजें लिखी गई हैं तो व्युत्क्रमा बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इन प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती होता है। एफ इन प्रोपोर्शनल 1/r का स्क्वायर होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसे होता है, अगर यह बढ़ेगा तो यह घटेगा, अगर यह घटेगा तो यह बढ़ेगा। अगर कदाचित अगर एक दूसरे के समान हो गए, अगर यह बढ़ेगा यह भी बढ़ेगा, तब तो विस्फोट हो जाएगा, तब तो हमारी पृथ्वी टकरा जाएगी भाई, तब तो टकरा जाएगी और भारी विनाश कर देगी। ये चीजें इसीलिए क्या होती है, व्युत्क्रमा। अगर वो बढ़ता है तो घट जाता है, वो घटता है या बढ़ जाता है। ये चीजें स्पष्ट होती हैं। कौन दिए थे, ये न्यूटन ने बताया था। ये किसने बताया था, न्यूटन ने। यह बल ग्रह के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। इन्होंने एक और बात कही, यह बल क्या होता है, ग्रह के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। कौन कहा था इसको, न्यूटन ने कहा था। कौन इसको कहा था, न्यूटन ने कहा था कि यह बल ग्रह के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है, यह प्रोपोर्शनल एम। चूंकि ग्रह तथा सूर्य के बीच एक अपकेंद्र बल कार्य करता है, इसलिए स्पष्ट हो जाता है एफ। इससे एक गुरुत्वीय आ गया, गुरुत्वाकर्षण सूत्र।
आप लोग न्यूटन का बताओ भाई गुरुत्वाकर्षण सूत्र 7th क्लास, 6th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th, 11th, 12th, BSc, MSc सब क्लास में है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सूत्र बता दो, इससे स्पष्ट होता है। अभी निकल के आ रहा है सूत्र हमारा इन सब से मिलकर के, इन सब से मिलकर के हमारा एक सूत्र निकल के आ रहा है। वो सूत्र हमारा क्या होगा, ये तीनों मिलकर के एक सूत्र का निर्माण करते हैं, एक फार्मूले के निर्माण करते हैं, और वह फार्मूला हमारा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कहलाता है। अभी वह फार्मूला निकल करके आ रहा है। तीनों नियम कौन कौन से हैं, अभी मैंने तीनों नियम जरा आपसे पूछा था, बताओ कौन कौन से हैं तीनों नियम। ग्रह पर एक अपकेंद्र बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव कहाँ होती है, सूर्य की ओर होती है। कहाँ होती है भैया, सूर्य की ओर होती है। यह प्रोपोर्शनल एम आर का स्क्वायर, यह प्रोपोर्शनल एम आर का स्क्वायर, ठीक है। यहां हो जाएगा यह प्रोपोर्शनल एम, ये द्रव्यमान हो गया, ठीक है, क्लियर यहां तक। और ऊपर हो जाएगा यह प्रोपोर्शनल 1/r का वर्ग, 1/r का व्युत्क्रमण, ये व्युत्क्रमानुपाती है। ये क्या है भैया, ये व्युत्क्रमानुपाती है। अगर इन सबको हम ध्यान से देखते हैं, इन सबको हम ध्यान से देखते हैं तो एक नियम निकल करके आता है। ये हमारा क्या होगा, कैपिटल एम स्मॉल एम अपान आर का वर्ग, कैपिटल एम स्मॉल एम अपान आर का वर्ग, एफ इक्वल टू जी। यही आपका जी सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। यही आपका जी क्या है, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। यही आपका जी आपका क्या है भैया, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, यही आपका जी। इसका मान कितना होता है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या हो जाएगा भैया, प्रति आपका किलोग्राम स्क्वायर, प्रति क्या हो जाएगा, किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गई। 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये आपका क्या है, ये आपकी जो है इसकी वैल्यू है, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। यही आपका सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। यही आपका क्या है, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। ये किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। ये किसने दिया था, ये आपके न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। कौन दिए थे, न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने इसको दिया था। इसको क्या कहा जाता है, इसको न्यूटन, इसको क्या कहा जाता है, इसको न्यूटन कहा जाता है भैया, इसको न्यूटन। 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन क्या है भैया, हमारा ए न्यूटन है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम देखिए प्रूव करवाएंगे भी, दिखाएंगे भी कि आखिर ये चीजें आई कहाँ से हैं। फिर यही चीजें आगे आपको स्पष्ट करती हुई न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, न्यूटन्स ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होगा, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। दो द्रव्यात्मक कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसकी दिशा दोनों कणों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। इसकी दिशा क्या होती है, दोनों कणों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। इसकी क्या होती है, इसकी रेखा दोनों कणों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कहलाता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से इसको जानते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से जानते हैं। कैसे जानते हैं, देखिए एक बार हल्का सा देख लेते हैं। आज के लिए इसी पे विराम करेंगे, फिर कल मिलेंगे। पहले थोड़ा सा एक लास्ट पॉइंट हमारे लिए बचा है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। क्या बचा है भैया, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन का आपका गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, न्यूटन का क्या, गुरुत्वाकर्षण नियम। इंग्लिश में भी लिख लेते हैं, न्यूटन्स का गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन्स का क्या भैया, गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ क्या हो जाएगा भैया, ग्रेविटेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशन, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब देखो क्या होता है नियम, ये नियम क्या होते हैं, दो द्रव्यात्मक, एक कब दिया गया था, सन 1668 ईस्वी में। कब दिया गया था, सन 1668 ईस्वी में। सन 1668 ईस्वी में न्यूटन ने बताया। कौन बताया था, न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने। न्यूटन ने यह बताया, न्यूटन ने यह बताया, क्या बताया था न्यूटन ने, न्यूटन ने यह बताया प्रत्येक कण प्रत्येक दूसरे कण को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं।
प्रत्येक कण प्रत्येक दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस सर्वव्यापी आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इस सर्वव्यापी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण संबंधी कुछ नियम दिए थे। वह नियम क्या था? दो द्रव्यात्मक कणों के बीच दो द्रव्यात्मक कणों के बीच दो द्रव्यात्मक कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, दो द्रव्यात्मक कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, दो द्रव्यात्मक कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, दो द्रव्यात्मक कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। कैसा होता है? अनुक्रमानुपाती होता है भैया। कैसा होता है? अनुक्रमानुपाती। दो द्रव्यात्मक कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती बीच के दूरी की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसा होता है भाई? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। दो द्रव्यात्मक कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसकी दिशा दोनों कणों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। इसकी दिशा कैसी होती है? डायरेक्शन कैसी होती है? इसकी दिशा दोनों कणों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। इसकी दिशा दोनों कणों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। इसकी दिशा दोनों कणों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। कैसी होती है? मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है भैया। वाली लिख दिए। वाली रेखा के अनुदिश होती है। रेखा के अनुदिश होती है। कैसी होती है? अनुदिश होती है भैया। कैसी होती है? अनुदिश होती है। क्लियर? यहाँ तक भैया एकदम क्लियर। अनुदिश होती है। कैसी होगी? अनुदिश होगी। मान लो दो द्रव्यमान है, मान लो दो कण हैं जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 और m2 है। ठीक है। और इनके बीच की दूरी कितनी है? इनके बीच की दूरी है आपकी r है। कितनी है? r है। इनके बीच कार्य करने वाला बल F है। तो गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार क्या हो जाएगा? दो द्रव्यात्मक कणों के बीच एक m1 है, ठीक है, एक आपकी क्या है? m2 है। एक क्या है भैया? m2 है। इनके बीच की दूरी कितनी है भैया? r है। और इनके बीच कार्य करने वाला बल, मतलब इनके बीच भी और आपके इनके बीच भी कार्य करने वाला बल आपका क्या है? F है। कार्य करने वाला बल आपका क्या है भैया? F है। ठीक है। क्या है? F है। कार्य करने वाला बल क्या है? जो एक दूसरे के क्या है? एक दूसरे के अनुदिश है। एक दूसरे के क्या है? अनुदिश है। इसकी दिशा देखो इस तरफ है, इसकी दिशा भी देखो इस तरफ है। तो इनकी क्या है? एक दूसरे के अनुदिश है। एक दूसरे के क्या है? अनुदिश है। एक दूसरे के कैसे हैं? दो द्रव्यात्मक कण एक दूसरे के अनुदिश है। तो इनके बीच कार्य करने वाला बल कैसा होगा? F प्रोपोर्शनल हो जाएगा m1 इंटू m2 अपान r का वर्ग हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? m1 इंटू m2 अपान r का वर्ग हो जाएगा। कैसा हो जाएगा भैया? m1 इंटू m2 अपान r का वर्ग हो जाएगा। F प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2 अपान r का वर्ग हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? m1 इंटू m2 अपान r का वर्ग हो जाएगा। और बाद में यही प्रोपोर्शनल हटता है और बन जाता है कैपिटल G, m1 इंटू m2 अपान r का वर्ग। ये बहुत बड़ी कहानी है। अगर इसको स्पष्ट करेंगे तो आज समय नहीं है, आज अंधेरा हो रहा है। बस आज के लिए यही इतना होगा। यहाँ F बराबर G, जहां हमारा m1 बराबर m2 बराबर 1 हो जाएगा। m1 बराबर m2 बराबर 1। अगर हम m1 बराबर m2 बराबर 1 मान ले तो हमारा r बराबर क्या हो जाएगा? तो हमारा r बराबर भी 1 हो जाएगा। r बराबर क्या होगा? 1 हो जाएगा। तो स्पष्ट हो जाएगा हमारा क्या हो सकता है? तो F बराबर हो जाएगा G।
तो F बराबर क्या हो जाएगा भैया, तो F बराबर G हो जाएगा। सार्वत्रिक, इससे स्पष्ट है, एक डिफिनीशन और निकल करके आ रहा है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, नीचे लिख लो इसको भी, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक क्या हो जाएगा, सार्वत्रिक, इससे स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक क्या होता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक परिमाण में, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक परिमाण में उस आकर्षण बल के बराबर होता है, परिमाण में उस आकर्षण बल के बराबर, परिमाण में उस आकर्षण बल के बराबर होता है, परिमाण में कैसा होता है, उस आकर्षण बल के बराबर होता है, कैसा होता है भैया, उस आकर्षण बल के बराबर होता है, कैसा होता है, उस आकर्षण बल के बराबर होता है, जो एक दूसरे से एकांक दूरी पर, जो एक दूसरे से कहाँ स्थित होते हैं, जो एक दूसरे से एकांक दूरी पर कहाँ स्थित होते हैं, जो एक दूसरे से एकांक दूरी पर, जो एक दूसरे से एकांक दूरी पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं, जो एक दूसरे से एकांक दूरी पर क्या होते हैं भैया, एक दूसरे से एकांक दूरी पर, एक दूसरे से एकांक दूरी पर, एक दूसरे से एकांक दूरी पर स्थित और एकांक द्रव्यमान, और क्या होता है आगे, और एकांक, और क्या होता है भैया, एकांक द्रव्यमान वाले, और एकांक द्रव्यमान वाले, और आपका स्पष्ट हो जाएगा, एकांक द्रव्यमान वाले दो कणों के बीच कार्य करता है, एकांक द्रव्यमान वाले दो कणों के बीच कार्य करता है, क्लियर, एकांक द्रव्यमान वाले दो कणों के बीच कार्य करता है, दो कणों के बीच कार्य करता है, दो कणों के बीच कार्य करता है, यही फार्मूला आपका प्रूव करता हुआ दिख रहा है। यदि F बराबर G, यदि M1 बराबर M2 इन इक्वल टू 1 तो R बराबर 1, तो सिद्ध हो जाएगा F बराबर G होगा। तो मतलब सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक परिमाण में उस आकर्षण बल के बराबर होता है जो एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान वाले दो कणों के बीच कार्य करता है। एकांक द्रव्यमान वाले कितने कणों के बीच कार्य करता है, दो कणों के बीच कार्य करता है। एकांक द्रव्यमान वाले कितने कणों के बीच कार्य करता है, दो कणों के बीच, अर्थात आपका G बराबर हो जाएगा F कैपिटल F स्मॉल r का वर्ग अपान M1 इंटू M2 अपान M1 इंटू M2। ये फार्मूला इसका हो गया, ये फार्मूला किसका हो गया भैया, इसका हो गया। इसका फिर आपकी G की बीमाएं क्या होती हैं, M-1, आज बता दे रहे हैं, इसको आगे प्रूव भी करके दिखाएंगे। L का क्यूब और आपका क्या होता है T-2, और क्या होता है भैया T-2, ए इसकी बीमीय सूत्र होती है, ए इसकी क्या होती है, किलोग्राम इनवर्स मीटर का क्यूब और सेकेंड इनवर्स 2, एक इसका होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का आपका जो है बीमीय सूत्र होता है। क्या होता है, बीमाएं होती हैं, क्या होती हैं, इसको बीमाएं कहलाती हैं। यह कैसी राशि है, जी एक अदिश राशि है। जी हमारी कैसी राशि है, जी एक अदिश राशि है। अदिश राशि का तो डिफिनीशन हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। आज के लिए बस इतना, फिर कल मिलते हैं आपको आगे की क्लास में सेम इसी टॉपिक पे बात करते हुए, इसके आगे बढ़ते हुए। तब तक ये बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। ओके, नाउ परमिट मी टू गो। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।